बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक युद्ध कला के बारे में। मित्रों, आर्थिक युद्ध कला जो है इस सिद्धांत पे बल देता है कि जैसे आज के वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के युग में, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में, जहां पर युद्ध सामग्री अत्यंत महंगी हो गई है। ठीक, युद्ध सामग्री अत्यंत महंगी हो गई, जहां पर युद्ध में सैनिकों से भी कहीं ज्यादा आजकल युद्ध में मशीनें या युद्ध उपकरण भाग लेते हैं। जैसे तोप, टैंक, मिसाइलें, प्रक्षेपास्त्र हो गए, हमारी मिसाइलें हो गई, और जो है क्या बोलते हैं, लड़ाकू विमान हो गए, जलपोत, युद्धपोत, विमान वाहक पोत, ठीक है, रडार हो गए। कहने का मतलब आज का युद्ध जो टेक्निकल है और जो है युद्ध उपकरण इतने महंगे हैं कि एक जो है आर्थिक दृष्टि से कमजोर राष्ट्र वर्तमान युद्धों को नहीं लड़ सकता। इसीलिए जरूरत पड़ी आर्थिक युद्ध कला की। इसलिए माना जाता है कि वित्त प्रतिरक्षा की चौथी भुजा होती है, अर्थात यदि कोई राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से कमजोर है तो वर्तमान युद्धों को वो नहीं लड़ सकता। ठीक, इसलिए आर्थिक युद्ध कला में जो भी तरीके अपनाए जाते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और शत्रु की अर्थव्यवस्था को एन के प्रकार कम कर देना, ठीक, यही उद्देश्य होता है। तो इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले है अवधारणा एवं परिभाषा। ठीक है, चलिए। सामान्यतया एक राष्ट्र जब अपने आर्थिक साधनों का प्रयोग शत्रु की संभावित एवं वास्तविक शक्ति को कम करने के लिए करता है तो उसे आर्थिक युद्ध कहते हैं। ठीक, क्लाउज़विट्ज़ ने क्या कहा है कि शांति काल में अपने शत्रु को कूटनीति और व्यापार के द्वारा निशस्त्र बना दो तो युद्ध के दौरान उसे सरलता से पराजित किया जा सकता है। क्योंकि आज के समय में, जैसे अभी हमने माना कि युद्ध यंत्र अत्यंत महंगे हैं और आज के युद्ध भी महंगे हैं। मशीनीकरण और यंत्रीकरण का युग चल रहा है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है। तो इस यंत्रीकरण के युग में अगर कोई राष्ट्र अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कमजोर है तो वर्तमान युद्धों को नहीं लड़ सकता। इसलिए ये माना जाता है कि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने का प्रयास और शत्रु की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास, चाहे वो व्यापारिक हो, बाद में हम लोग पढ़ेंगे किन किन तरीकों को अपनाकर शत्रु की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाता है और अपनी अर्थव्यवस्था को या अपने जो आपको जो है सैनिक दृष्टि से मजबूत किया जाता है। ठीक, अब इसमें कई तरीके अपनाते हैं, जैसे शत्रु की अर्थव्यवस्था कमजोर करना, शत्रु को जरूरत की चीजें जो है उसको मिलने ना पाए, बहुत सारे तरीके हम लोग अपनाते हैं। चलिए, आर्थिक साधन किसी देश की सहायता में भी और उसके विरुद्ध युद्ध में भी प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान आधुनिक युद्ध आर्थिक एवं पूर्ण युद्ध भी है, जिसमें राष्ट्र अपने संपूर्ण आर्थिक साधनों को लड़ाई में लगा देता है। अर्थात युद्ध का जो उद्देश्य होता है वो युद्ध को जीतना होता है। अर्थात कोई भी राष्ट्र अगर युद्ध लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है, ना कि पराजित होने के लिए, ना ही केवल युद्ध करने के लिए लड़ता है, सिर्फ जीतने के लिए। और उस जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, क्योंकि हारने के बाद वो चांसेज नहीं मिलते। आज भले थोड़े से कमजोर हो जाएं, लेकिन हारने के बाद तो वो भी चला जाएगा। आर्थिक व्यवस्था वर्तमान पूर्ण युद्ध रूपी ढांचे की रीढ़ की हड्डी कही जाती है या हड्डी है, जिसके बिना युद्ध गतिशील नहीं हो सकते। अर्थात जब तक युद्ध का यंत्रीकरण नहीं होगा, युद्ध में प्रयोग होने वाले हमारे पास यंत्र उपकरण नहीं होंगे, तब तक जो है हम तेजी से कार्रवाई नहीं कर सकते और अधिक दिनों तक हम जो है वर्तमान युद्धों को बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के संचालित भी नहीं कर सकते। क्योंकि युद्ध के उपकरण बहुत महंगे हैं और युद्ध के मैदान में युद्ध के उपकरणों का टूटना फूटना, जल जाना ये लगा ही रहता है। ऐसी स्थिति में हर तरह से, हर दृष्टि से अपने आप को मजबूत रखना आवश्यक है। साइरिल फाल्फ का कथन है कि संपूर्ण युद्ध आधुनिक युद्ध की विशेषता है। इसका संचालन राज्य की समस्त मानव शक्ति, संपूर्ण भौतिक तथा सैनिक है। बच्चों, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, ये सैनिक साधनों द्वारा होता है। और क्राउथर ने क्या कहा है, आजकल युद्ध स्ट्रैटेजी एवं समरतंत्र की अपेक्षा अर्थशास्त्र से अधिक प्रभावित होता है। ये बात सत्य है। जैसे हमने आपको प्रारंभ में कहा है कि कमजोर अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र वर्तमान युद्धों को नहीं लड़ सकते या आधुनिक युद्धों को नहीं लड़ सकते, क्योंकि आधुनिक युद्ध यंत्रीकरण का युग है। यंत्रों को खरीदने में, यंत्रों का निर्माण कराने में विज्ञान और टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसके लिए अपार धन व्यय होता है। और यही युद्ध उपकरण युद्ध के मैदान में ना जाने कितने जो है जलकर खाक होते रहते हैं।
आर्थिक युद्ध के अंतर्गत हम अपने साधनों का मनचाहा उपयोग करें तथा शत्रु को मनचाहा करने से वंचित कर दें। वित्त को प्रतिरक्षा की चौथी भुजा कहा जाता है। वर्तमान यंत्रीकरण एवं टेक्निकल युद्ध महंगे हैं जिसे कमजोर राष्ट्र नहीं लड़ सकते। ठीक। और वर्तमान युद्धों को संचालित करने के लिए विशाल सेनाएं, स्वचालित हथियार, मशीन गन, टैंक, वायुयानों, लड़ाकू विमान हो गए इन्हीं क्षेत्रों में, प्रक्षेपास्त्र अर्थात मिसाइलें, जलयानों, पनडुब्बियों, राकेटों, जलयानों में हो गए, जलपोत हो गए, युद्धपोत हो गए, विभिन्न प्रकार की नौकाएं हो गई, विमानवाहक पोत हो गए, ठीक, राकेटों आदि के अतिरिक्त बहुत से उपकरणों के निर्माण की आवश्यकता होती है जो कि पूर्णतया अर्थव्यवस्था पर ही आधारित होती है। ठीक। और जनरल फुलर ने कहा है कि आधुनिक युद्ध क्षेत्र में ना लड़े जाकर देश के खानों एवं कारखानों में लड़े जाते हैं। अर्थात ये देखा जाता है कि एक राष्ट्र की कितनी स्थिति, औद्योगिक व्यवस्था जहाँ पर युद्ध यंत्रों का निर्माण हो रहा है कितनी मजबूत है, क्योंकि वहाँ वही उनकी संचार रेखाएं होती हैं, वहीं से उनको आपूर्ति मिलना होता है। ठीक। चलिए, और फुलर ने यह भी कहा है कि शस्त्र और साधन श्रेष्ठ हैं तो युद्ध में 99% विजय निश्चित होती है। इसीलिए हथियारों की दृष्टि से अपने आप को सशक्त बनाए रखने के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था का होना अत्यंत ही आवश्यक है। रॉबिन्सन का विचार है कि आज युद्ध में सैनिकों से अधिक असैनिकों का महत्व है जो युद्ध की विशाल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्योगों में उत्पादन करते हैं, जिसका तात्पर्य है कि युद्ध की तैयारी किए जाने वाले समय को ही वास्तविक युद्ध काल समझा जाना चाहिए, क्योंकि विजय और पराजय इन्हीं तैयारियों पर ही निर्भर है। ये बात सत्य है भाई, युद्ध तो सैनिक हमारे लड़ते ही हैं, लेकिन उनके लिए जो निर्माण कार्य, जो उनके लिए हथियारों की आपूर्ति, हथियारों का निर्माण जो भी होता है वो हमारे असैनिक कार्य करते हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, वर्कर्स, मजदूर सभी जो है फैक्ट्रियों में युद्ध यंत्रों का निर्माण करते हैं। वैज्ञानिक भी उसमें लगे होते हैं और शांतिकाल में वो जितने अपने आप को जितना अधिक मजबूत बना के रखेंगे, युद्ध को उतने ही अधिक लंबे दिनों तक वो उनके अंदर झेलने की क्षमता आएगी। अधिक दिनों तक युद्ध झेल सकते हैं जब शांति काल में अपने आप को यौद्धिक दृष्टि से मजबूत बनाकर रखे हुए हैं तभी। अगर कोई राष्ट्र सोचे कि हम युद्ध काल में अपनी युद्ध यंत्रों के आपूर्ति कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि युद्ध काल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्षण क्षण में इतना कभी कभी नुकसान हो जाता है कि उनको झेलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक। अर्थात शांति काल की तैयारी युद्ध काल में काम आती है या युद्ध काल में सशक्त बनाती है। अर्थात जो कल करना है उसे आज ही कर लो। जैसे कबीरदास जी ने कहा है, कल करे सो आज कर। अगर कल युद्ध की संभावना है तो युद्ध की तैयारी आज से ही होना जरूरी है, नहीं तो तुरंत हम उसकी तैयारी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुरंत किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। ठीक। और आधुनिक युद्ध में शत्रु हमारे औद्योगिक केंद्रों को नष्ट करके हमें आर्थिक रूप से कमजोर बनाना चाहता है, क्योंकि युद्ध करने की पूरी सामर्थ्य इन्हीं पर निर्भर होती है। शत्रु हमें नष्ट करने हेतु यथासंभव प्रयास करता है तथा मित्र देशों से मदद ना मिल सके हमें कोई मदद ना मिल सके इसका पूरा प्रयास करता है। इसीलिए वो जो है समुद्रों की नाकेबंदी भी करता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते, तो कहने का मतलब यही है कि आज का युद्ध, ये सत्य है कि वर्तमान युद्ध वही राष्ट्र लड़ सकते हैं जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। शांति काल में हम अपने आप को जितना तैयार करके रखेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने युद्ध यंत्रों को, उपकरणों को जितना हम लोग अपडेट रहेंगे, उतनी ही अच्छी तरह से हम युद्ध काल में युद्धों का संचालन कर सकते हैं। ठीक। अन्यथा हम तुरंत जो है कोई भी तैयारी नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कमी हमारे यहाँ बची ही रहेगी। ठीक। तो ये हो गया अब अवधारणा एवं विकास। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा।
वीडियो को हम लंबा नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ते या सुनते समय आप लोग ऊबने लगेंगे, इसलिए पहले पार्ट में केवल इतना ही मित्रों। ठीक है, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।